होगी स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आज की आपकी क्लास है मशीन डिजाइन की। मशीन डिजाइन स्टूडेंट्स, मशीन डिजाइन की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड इंजीनियर। कैरेक्टरिस्टिक्स of a good designer। स्टूडेंट, एक डिजाइनर कौन होता है? एक डिजाइनर वो होता है जो एक मशीन का डिजाइन करता है। ठीक है, डिजाइन क्या होता है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी मशीन के एलिमेंट की या किसी मशीन के कंपोनेंट हैं या पूरी मशीन है उसकी डायमेंशन डिटरमाइन करना और उस मशीन की कॉन्फ़िगरेशन या स्पेसिफिकेशन डिटरमाइन करना, ये क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? डिजाइन। डिजाइन क्या होता है? किसी मशीन की डायमेंशन डिटरमाइन करना या उसकी कॉन्फ़िगरेशन या स्पेसिफिकेशन डिटरमाइन करना डिजाइन कहलाता है। तो एक डिजाइनर, एक अच्छे डिजाइनर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो हमने ये इस क्वेश्चन में सीखना है। किसी भी फैक्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री में डिजाइनर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पूरी की पूरी फैक्ट्री या पूरी की पूरी इंडस्ट्री की जो प्रोग्रेस है वो एक डिजाइनर के ऊपर डिपेंड करती है कि वो डिजाइनर किस प्रकार से मशीन को डिजाइन करता है ताकि वो मशीन ह्यूमन नीड के अकॉर्डिंग और ऑल सर्विसेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्किंग कर सके। तो एक डिजाइनर को मशीन इस प्रकार से डिजाइन करनी है ताकि वो ह्यूमन नीड को भी पूरा कर सके, ह्यूमन की जो नीड है उनको भी पूरा कर सके और उसकी कॉस्ट भी जितनी हो सके मिनिमम हो। ये सारी चीजों की जिम्मेदारी जो है डिजाइनर की होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक अच्छे डिजाइनर को ह्यूमन नीड को भी पूरा करना है और कॉस्ट को भी मिनिमम रखना है कि कम से कम कॉस्ट में वो मशीन जो है बन जाए। स्टूडेंट्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक अच्छे डिजाइनर की, वो कौन कौन सी हैं वो हमने पढ़नी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड डिजाइनर, एक अच्छे डिजाइनर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस क्वेश्चन में हमने पढ़नी है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। स्टूडेंट्स, जब कोई डिजाइनर किसी मशीन का डिजाइन करता है तो वो ये भी सिलेक्ट करता है कि कौन सा मटेरियल उस मशीन में यूज करना है, कौन सा मटेरियल उस मशीन को बनाने के लिए या उस मशीन के कंपोनेंट को बनाने के लिए यूज करना है। तो एक अच्छे डिजाइनर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक सुटेबल मटेरियल का सिलेक्शन करे और उस डिजाइनर को उन मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए और उन मटेरियल के बिहेवियर के बारे में भी उसको नॉलेज होनी चाहिए कि वर्किंग कंडीशन के दौरान उन मटेरियल का क्या क्या बिहेवियर रहेगा। तो एक अच्छे डिजाइनर की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो सुटेबल मटेरियल को सिलेक्ट करें और सभी मटेरियल की प्रॉपर्टीज की नॉलेज उसको हो कि वो मटेरियल वर्किंग कंडीशन के अंदर क्या बिहेवियर करेंगे। ठीक है, तो एक डिजाइनर को मटेरियल की सभी प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती है? ड्यूरेबिलिटी हो सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, मटेरियल की स्ट्रेंथ हो सकती है, मटेरियल के वेट की नॉलेज होनी चाहिए, उस मटेरियल के ऊपर वेल्डिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। इन सब प्रॉपर्टी के बारे में एक डिजाइनर को नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वर्क्स ऑफ फैसिलिटी। वर्क्स ऑफ फैसिलिटी। एक डिजाइनर को
वर्कशॉप फैसिलिटी के बारे में भी पता होना चाहिए कि जब हम इस मशीन को वर्कशॉप में बनाएंगे तो एम्प्लॉय को कौन कौन सी फैसिलिटी हमने देनी है, ये भी एक डिजाइनर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। थर्ड है स्टूडेंट्स सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन। सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन स्टूडेंट्स, कई मशीन ऐसी होती हैं जो बहुत स्पीड पर होती हैं, जो बहुत तेज ऑपरेट करती हैं, तो उनको ऑपरेशन करते वक्त हमें एम्प्लॉय जो है काम करने वाले वर्कर जो है उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। इसलिए एक डिजाइनर की जिम्मेदारी बनती है कि वो सेफ्टी डिवाइसेस प्रोवाइड कराए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन किसी भी मशीन का डिजाइन करते वक्त एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि मशीन की कॉस्ट जो है वो कम से कम हो और ह्यूमन नीड जो है वो ज्यादा से ज्यादा पूरी हो सके। ये भी डिजाइनर की एक अच्छे डिजाइनर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। 5 स्टूडेंट्स असेंबलिंग। सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी मशीन के कंपोनेंट डिजाइन होते हैं, फिर उन कंपोनेंट को जोड़ के मशीन, उन कंपोनेंट को असेंबल करके एक मशीन बनती है। सबसे पहले मशीन के कंपोनेंट डिजाइन होते हैं, फिर उन मशीन को जोड़ने के बाद, उन कंपोनेंट को जोड़ने के बाद एक मशीन बनती है। तो एक अच्छे डिजाइनर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि किस प्रकार से उन कंपोनेंट को असेंबल करना है या कहाँ पे उनको असेंबल करना है। ज्यादातर क्या होता है, बड़ी मशीन जो होती है वो शॉप में या फैक्ट्री में असेंबल होती है और फिर उनको वहां उस लोकेशन पे ले जाया जाता है जहाँ पे वे वर्क करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे डिजाइनर में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि वो ये डिजाइन कर सके कि ये मशीन कहाँ पे असेंबल होनी है और फिर इसको वर्किंग प्लेस पे ले जाके किस प्रकार से इसको फंक्शन के लिए तैयार करना है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक अच्छे डिजाइनर में होनी चाहिए। स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेस। स्टूडेंट, स्ट्रेस क्या होती है ये हम पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेस क्या होती है। लोड अपॉन एरिया, ठीक है, रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, ठीक है, लोड पर यूनिट एरिया क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस का सिंबल सिग्मा होता है, P अपॉन A। स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेस होती है। स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर एम स्क्वायर या किलोन्यूटन पर मीटर। स्ट्रेस क्या होती है, लोड अपॉन एरिया, या हम ये भी कह सकते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। रेजिस्टेंस टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, स्ट्रेसेस कितने प्रकार की होती हैं। पहला है डायरेक्ट स्ट्रेस, दूसरा है शियर स्ट्रेस, थर्ड है जी बेंडिंग स्ट्रेस,
फोर्थ है टॉर्जनल स्ट्रेस, और फिफ्थ है थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस स्टूडेंट्स, ये सब टॉपिक आप पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ये इतने मुश्किल टॉपिक नहीं है, थोड़े आसान से टॉपिक हैं। स्ट्रेस क्या होते हैं, लोड अपॉन एरिया स्ट्रेस होती है कि एक पर्टिकुलर एक यूनिट एरिया में कितना लोड अप्लाई होता है और उस लोड को रेजिस्टेंस करने के लिए जब वो मटेरियल उस लोड को रेजिस्ट करता है तो उसके अंदर स्ट्रेस पैदा होती है। ये सब हम पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो ये इतने प्रकार की स्ट्रेसेस हमारे पास होते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, टॉर्जनल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होती है, जब कोई लोड किसी मटेरियल के क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर या नॉर्मल लाई करती है तो स्ट्रेस को कहते हैं हम डायरेक्ट स्ट्रेस। जैसे ये कोई मटेरियल है, कोई मटेरियल है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर कोई फोर्स हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर लगाएं तो ऐसी स्ट्रेस, कोई लोड हम किसी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर लगाएं तो इस मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेस पैदा होगी उस स्ट्रेस को हम कहेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस के दो टाइप्स में स्टूडेंट्स, पहला है टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, जब हम इस मटेरियल के ऊपर इस प्रकार से पुल लगाएंगे, पुल फोर्स पुल लगाएंगे, अगर हमने इस मटेरियल के ऊपर लोड लगाया और ये पुल लगाया और पुल लगाने के कारण, ये लोड लगाने के कारण, पुल लोड लगाने के कारण अगर इस मटेरियल की लेंथ इंक्रीज हो जाए तो ऐसी स्ट्रेस को हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। और जब हम इस मटेरियल के ऊपर ये फोर्स लगाएंगे, पुशिंग फोर्स लगाएंगे, इस प्रकार से पुशिंग फोर्स लगाएंगे तो पुशिंग फोर्स के कारण इस मटेरियल के डायमेंशन में जो चेंजेस आएगा और इस मटेरियल के अंदर जो रेजिस्टेंस पैदा होगा उसको हम कहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। सेकेंड स्ट्रेस है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होता है, जब किसी मटेरियल के ऊपर टू इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं और उन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं लेकिन वो टेंजेंशियल लगते हैं और उन टू इक्वल और अपोजिट फोर्सेस के कारण वो मटेरियल एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो जाता है तो ऐसे स्ट्रेस को कहते हैं हम शियर स्ट्रेस। देखिए इस प्रकार से एक ये प्लेट हमारे पास है, दूसरी प्लेट ये हमारे पास है, इसके ऊपर ये वाला फोर्स चल रहा है, इसके ऊपर ये वाला, ये दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के फोर्सेस हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और इन फोर्सेस के कारण ये मटेरियल एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड हो रहा है टेंजेंशियली। तो इन फोर्सेस के कारण इन मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेस पैदा हुआ है उसको हम कहेंगे शियर स्ट्रेस। ठीक है जी। थर्ड है बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होती है, मान लीजिए हमारे पास ये बीम है, यहाँ पे ये सपोर्ट है और यहाँ पे हमने कोई लोड लगाया तो इस लोड के कारण इस बीम के अंदर बेंडिंग मोमेंट आएगी। इस बीम के अंदर बेंडिंग मोमेंट आएगी, मतलब कि बीम जो है बेंड होने की कोशिश करेगा बीच में से और ये बीम बेंड होने की कोशिश करेगा, लेकिन बीम के अंदर बीम इस बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा और बीम जब इस बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करेगा तो उसके अंदर जो स्ट्रेस पैदा होगी उस स्ट्रेस को हम कहेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। नेक्स्ट है टॉर्जनल स्ट्रेस। टॉर्जनल स्ट्रेस क्या होती है, ये एक शाफ्ट है हमारे पास,
इस शाफ्ट के ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क लगते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक टॉर्क लगाया तो इस शाफ्ट को इस प्रकार से ट्विस्ट करेगा या रोटेट करेगा, और दूसरा फोर्स हमने इस साइड में लगाया, अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, जो इस शाफ्ट को इस प्रकार से ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा। ये फोर्स इसको इस प्रकार से ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा, और इस ट्विस्ट को, इस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए इस शाफ्ट के अंदर जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगे उनको हम कहेंगे टॉर्जनल स्ट्रेस। टॉर्जनल स्ट्रेस। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस क्या होती है? जब टेम्परेचर चेंज होता है, जब किसी मटेरियल का टेम्परेचर चेंज होता है तो उस मटेरियल की डायमेंशन भी चेंज होने की कोशिश करती है, उस मटेरियल की डायमेंशन भी चेंज होने की कोशिश करती है, और उस टेम्परेचर को रेजिस्ट करने के लिए उस मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं उन स्ट्रेसेस को कहते हैं थर्मल स्ट्रेस। मतलब टेम्परेचर को रेजिस्ट करने के लिए किसी मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेस जनरेट होती है उनको हम कहते हैं थर्मल स्ट्रेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 5 प्रकार की स्ट्रेस हैं जो आपको रिवाइज करनी है। पहले भी आप लोग इन चीजों के बारे में सीख चुके हो। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स।